क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसके बाद देखो मैं आपको एक एडवांस की एक चीज बताता हूँ, जेई एडवांस के बारे में। एक सेकंड, इसी में एक पेज ऐड कर देता हूँ। देखो जेई एडवांस में क्या होता है, अब जैसे जिन बच्चों का ये क्वालिफाई हो जाता है, जैसे अगर मैं परसेंट कट ऑफ की बात करूं, अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जितना मुझे ध्यान में बता, जैसे जनरल में ज्यादा से ज्यादा मान लो तो 90% है, 90 से ज्यादा आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अराउंड 80 to 85 कुछ रहता है, इससे ज्यादा आना चाहिए। सर 81। हाँ 80-85 के बीच में वेरी करता है हर साल पेपर के लेवल के हिसाब से। एसटी एससी कैटेगरी जो अदर कैटेगरी उनका लगभग 70 कुछ रहता है, ठीक है। तो अगर आपका ये कट ऑफ क्लियर हो गया कैटेगरी वाइज, ठीक है, आपका टारगेट सब लिया कोई भी कैटेगरी के, आपका टारगेट सबका होना चाहिए कि भाई आपको 90 क्रॉस करना है। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है फिर आप एडवांस के एग्जाम देने जाते हो। अब एडवांस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एडवांस का जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ये एक 3 घंटे का पेपर ये होता है, 3 घंटे का पेपर ये होता है। दोनों ही पेपर में लगभग, एक पेपर में लगभग 18 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी लगभग 18 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के टोटल मार्क्स लगभग 360 मार्क्स का पेपर। ये कम ज्यादा हो सकता है, कभी 340, कभी 370, कभी 360, तो ऑन एन एवरेज हम फिलहाल अभी मान लेते हैं, मान लो 360 का पेपर है, ठीक है। अब 360 में हमको कितने लाने रहे ताकि हम आईआईटी मिल जाए या फिर हम टॉप 40,000 रैंक के अंदर आ जाए। हमको टारगेट क्या करना रहता है कि 40,000 के रैंक अंदर हमको चाहिए, तभी जाके हमारा कुछ हो सकता है। तो 40,000 के अंदर रैंक अगर लाना है मुझे इनसाइड 40,000, 250 प्लस। नहीं नहीं नहीं, किसने कह दिया 250 प्लस? आधो अधूरी इन्फॉर्मेशन है तुमको। सर 100 प्लस। सर 100 प्लस बताता हूँ मैं, देखो अगर आपको एडवांस क्वालिफाई करना, बेसिकली एडवांस में अगर आपको रैंक निकालनी है, एडवांस को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया बताता हूँ। जनरल, अभी जनरल का बता रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी कैटेगरी का इससे कम ही होगा। एक तो आपको इसमें 2 चीजें रहती, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ रहता है, मतलब आपको ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि आप पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करके आपको मैथ्स छोड़ दो तो आप क्वालिफाई कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और ओवरऑल टोटल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। ओवरऑल टोटल कट ऑफ भी क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तो ही आपका एडवांस क्वालिफाई होगा, तो ही आपकी रैंक आएगी, ठीक है, जो भी 40,000 के अंदर आने। बेसिकली 50,000 बच्चों को लेते हैं। अब देखो इंडिविजुअल सब्जेक्ट इस साल की अगर मैं बात करूं 2023 की, तो इस बार इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ था 8 मार्क्स। कितने मार्क्स? मतलब सर हाँ 8 मार्क्स, ये मात्र 8 मार्क्स। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? जनरल की। ओबीसी वगैरह इनकी तो और भी कम होंगे, तो ये जनरल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरल का 8 मार्क का कट ऑफ था, मतलब आपको दोनों पेपर मिला के कम से कम 8 नंबर तो लाने ही है। और ओवरऑल पेपर में अलग अलग नंबर लाने होते हैं? नहीं, टोटल की बात सब्जेक्ट में। मतलब ऐसा भी हुआ था कि मान लो पेपर 1 में आपने फिजिक्स में मान लो 0 लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 2 में आप फिजिक्स में 8 नंबर लाए तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हो सकता है पेपर 1 में आपके -2 आए, यहाँ पे 12 नंबर लिया तो ओवरऑल 10 कम नंबर आ गए और एक सब्जेक्ट में ज्यादा आ गए तो नहीं ना, वही कह रहा हूँ, मिनिमम 8 नंबर तो तीनों में चाहिए ही, दोनों पेपर मिला के, ठीक है, मिनिमम 8 नंबर आपको चाहिए। और यहाँ पे इस बार का कट ऑफ गया था, पिछले साल का कट ऑफ गया था 55 समथिंग, मतलब मिनिमम टोटल मिला के 55 नंबर ऊपर आना चाहिए जनरल कैटेगरी में। अगर ये आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आप इन टॉप 40, मतलब बेसिकली आपका एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा। एडवांस क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। प्रॉब्लम क्या हुआ था बच्चों के साथ, उन्होंने ये गलती, मैंने उनको समझाया भी था, लेकिन कुछ बच्चों ने गलती क्या कर दी, उनका ये तो क्लियर हो गया था, 55 नंबर ऊपर तो वो लेके आ गए थे, लेकिन ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में उनका इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। एक बच्चे का एक हमारे पास बच्चा था, उसने उसके फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आ गए थे, केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आ गए थे। फिजिक्स में लगभग वो कितने लाया था, 32 नंबर ले आया था। सॉरी, मैथ्स में उसके आ गए थे लगभग 22 नंबर आए थे कुछ, और केमिस्ट्री में उसके नंबर आए थे 6। अब देखो टोटल मार्क्स कितने हो गए? कितने हो गए? 60 मार्क्स। और वो कैटेगरी का स्टूडेंट था, उसको आराम से आईआईटी मिल जाता अगर उसके 2 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाते तो। उसने यहाँ पे ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, जल्दबाजी के चक्कर में नेगेटिव करके आ गया। बल्कि मैंने उनको कहा था, सबको बोलता हूँ हर बार में कि ज्यादा पास करना जरूरी रहता है। हाँ, इंडिविजुअल कट ऑफ करना जरूरी रहता है। अब उसके एक यहाँ पे प्रॉब्लम के कारण उसका जेई नहीं हो पाया, लेकिन वो कैटेगरी का स्टूडेंट था। अगर वो यहाँ पे 2 नंबर और लेके आ जाता, मतलब सॉरी 2 नंबर और यहाँ पे लेके आ जाता तो उसका काम हो जाता। समझ पा रहे हो? यस सर। इसलिए ये सब चीजें, अब देखो ये कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है कि ये 8 मार्क्स लाना बहुत टफ है।
और ये 55 Yes, मार्क्स sir. आना बहुत एक्चुअली बच्चे को, नो डाउट ये इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, लेकिन यहाँ पे ना सबसे बड़ी काम चीज क्या करती है, आपकी मेंटेलिटी, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो डर जाते हैं, वो अंदर फोबिया लेके जाते हैं एग्जाम में कि भाई एडवांस का एग्जाम है यार, मैं उस लेवल का नहीं हूँ या फिर वो नहीं हूँ। नहीं, स्मार्टली अगर जाओगे ना एग्जाम में, ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आराम से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो। जब मैं आपको एडवांस की तैयारी करूंगा, बीच बीच में मान लो एडवांस की जब क्लास लूंगा और जब जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, अभी जैसे इस साल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें मतलब 4 ऑप्शन थे ABCD। क्वेश्चन वो टफ था, मतलब क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा था, लेकिन उसमें एक एक चीज आसान कहती, किसी एक ऑप्शन में किसी एक का डिटरमिनेंट करके कुछ पूछा था, मतलब वो इंडिविजुअल ऑप्शन काफी आसान था निकालना। अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो आपको बचे हुए ऑप्शन नहीं आ रहे, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो इजी है निकालना, तो उसको तो निकाल लो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, पार्शियल मार्किंग मिल जाती है। क्या मिल जाती है? पार्शियल मार्किंग। जैसे अगर मान लो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मान लो ACD है, क्या है ACD, और मान लो सिर्फ अगर A भी टिक करके आए तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़े बहुत एक नंबर मिल जाए। लेकिन अगर मान लो आपने ए के अलावा कुछ और भी टिक कर दिया जो गलत है, तो फिर आपको नेगेटिव मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो इस पूरे में से आपको मान लो सारे ऑप्शन नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन भी आ रहे हैं, तो एटलीस्ट वो करके आओगे तो भी पार्शियल मार्क मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी जो चीजें रहती है, ये अगर आप ध्यान दोगे, ये सब कब दिमाग काम करता है, जब आप एकदम कॉन्फिडेंटली वहां पे जाते हो, बिना डरे जाते हो और एकदम बिंदास होकर पेपर देते हो। ठीक है, जो ज्यादा पैनिक होके, जो ज्यादा प्रेशर में जाता है ना, वो सब चीजें, आसान चीजों को भी गलत करके आ जाता है। और अगेन यहाँ पे भी ऐसा होता है, ये जो आपको पेपर आता है उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि सारे क्वेश्चन टफ होंगे। ये जो 18 क्वेश्चन दोनों में आ रहे हैं ना, इसमें भी कोई भी पेपर सेटर हर साल जो बनता है तो उसमें इजी मीडियम हार्ड इसी तरह से पेपर बनता है। वो कभी भी ऐसा नहीं बना सकते कि पूरा हार्ड बना दे, पूरा मीडियम बना दे। उसमें कुछ परसेंटेज आपका इजी का रहेगा, कुछ परसेंटेज मीडियम का रहेगा, कुछ परसेंटेज हार्ड का जरूर रहेगा। आपका टारगेट ये कि आपको ढूंढ के इन क्वेश्चन को छांटना है। इन क्वेश्चन को अगर आपने छांटने में काम कर लिया तो आपका आराम से एडवांस भी निकल जाएगा, जेई भी हो जाए। ठीक है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और हर साल जिन बच्चों को क्वालिफाई कराता हूँ पेपर के बाद जब इनसे बात होती है उनके हिसाब से बता रहा हूँ। अब वो जब बच्चे आपसे खुद से ही बात करेंगे और वो भी अभी यही सेम चीज बोले। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस पेपर में ढूंढना है कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन मेरे काम के, कौन कौन से इजी, पहले उनको पिकअप कर लूं, बेसिक कट ऑफ क्लियर हो गया, फिर धीरे 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 अपना ओवरऑल कट ऑफ मुझे आगे क्लियर करना, ज्यादा नेगेटिव करके नहीं आना है। बच्चे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आ गए और अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, फिर जो जहां पे IIT मिलना चाहिए था वहां पे अब NIT मिलेगा। समझ पा रहे? यस सर। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर आपने कहा कि जैसे अगर कट ऑफ क्लियर हो गया तो 40,000 के अंदर रैंक आ जाएगी, लेकिन सर IITs की जो वो होती है वो तो 14,000 13,000 से स्टार्ट होती है। हाँ, IITs के अंदर जो सीट होती है, अगर आपको कोर ब्रांच चाहिए, नया IIT चाहिए, तो आपको 15,000 के अंदर रैंक लानी है। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, क्वालिफाई बच्चे जो होते हैं, क्वालिफाई होने के लिए आपको टॉप 40,000 45,000 में आना है। तो क्वालिफाई करने के लिए ये मार्क्स चाहिए आपको, एटलीस्ट आपकी रैंक तो बनेगी। तो सर मतलब अगर किसी की 25,000 रैंक है फॉर एग्जांपल, तो हाँ उसको मतलब कुछ नहीं होगा फिर उसका एडवांस में? नहीं, उसका ये हो जाएगा कि उसको कोई भी IIT में लोअर ब्रांच मिल जाएगी, ब्रांच तो मिलेगी, कोर ठीक है ब्रांच नहीं सर। मिलेगी, सब ब्रांच मिल जाएगी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, लेकिन IIT का टैग लग जाएगा। ठीक है सर। हाँ, क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखो यही चीजें होती है। देखो इसमें भी आपको अगर मैं बात बताऊं ना, ये जो 40,000 में बच्चे जो आते हैं, इसमें भी एक जो आंकड़ा है, आप उसमें थोड़ा सा देखो, एक आंकड़ा दिखा, उससे आपको डरना नहीं है, उससे आपको समझना है कि चीजें मेंटली कितनी स्ट्रांग होना पड़ता है बच्चों। हर साल लगभग 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, आया ना? यस सर। मेंस के लिए अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन ये 10 लाख को देख के आपको डरना नहीं है, अरे 10 लाख बच्चे कहाँ मैं उन पे स्टैंड करूंगा। 10 लाख में सारे तैयारी नहीं करते हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी नहीं करते, तो जो बोर्ड लेवल के हिसाब से सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। जो सीरियस तैयारी करने वाले रहते हैं वो बहुत कम बच्चे होते हैं, इसमें 50% से भी कम बच्चे होंगे। मतलब मान के चलो लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। उन 10 लाख में से मेंस का स्कोर आता है, फिर एडवांस के लिए जिनका कट ऑफ क्लियर होता है, 2.5 लाख बच्चे लगभग एडवांस का कट ऑफ क्लियर करते हैं। वही आगे जाते हैं। सुनो तो ध्यान से, क्वालिफाई फॉर एडवांस। अब ये जो 2.5 लाख बच्चे हैं, इसमें से भी जो मैं आपको बता रहा था, जो डर जाते हैं, सारे के सारे बच्चे एग्जाम देने भी नहीं जाते हैं। इसमें से भी लगभग सिर्फ 1,60,000 बच्चे ही फॉर्म फिलअप करते हैं।
ठीक है, बच्चे हुए बच्चे तो फॉर्म भी फिलअप नहीं पड़ते, उनको लगता है कि ठीक है मेंस लेवल के हिसाब से कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेंगे, एडवांस की हमारी तैयारी है ही नहीं। और उसमें से भी जो फॉर्म फिलअप करते हैं, तैयारी करते करते बीच में गिव अप दे देते हैं, और उसमें से भी सिर्फ लगभग 1,20,000 बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, और इन 1,20,000 बच्चों में से लगभग 40 से 45,000 बच्चों का सिलेक्शन, कट ऑफ क्लियर होता है एडवांस। कितना कट ऑफ, जो कि अभी मैंने आपको बताया ये, ठीक है। तो वो जो 8 बच्चे हैं वो इनमें आए हैं, लेकिन खैर उन सबकी रैंक 20,000 से कम है जो अभी बच्चे सिलेक्ट हुए हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन उनको बस इतना ही कट ऑफ, मतलब इतने कट ऑफ आपको अगर यहाँ पे आना है टॉप 40-45,000 में, तो आपको यहीं पे आना है, ये कट ऑफ आपको क्लियर करना, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप ढंग से तैयारी करोगे, प्रॉपरली कंसिस्टेंट रहोगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ईमानदारी से अपने पेपर देते रहोगे। चीटिंग तो बिल्कुल करना ही मत, अगर आप ऑनलाइन पेपर में अभी भी चीटिंग कर रहे हो तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। लास्ट ईयर का हमारा डेटा है कि जिसमें मान लो एक बच्चे हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट होते थे अवंती में, तो बच्चे क्या करते, कुछ बच्चे ऐसे थे जो एकदम टॉप आते थे, कंसिस्टेंटली टॉप आ रहे थे, तो हमको लग रहा था यार अच्छी बात है, तो मतलब हो सकता है जेई में बहुत अच्छा करे, लेकिन उन बच्चों का ना मेंस में हुआ ना एडवांस में हुआ। और जो बच्चा एकदम लास्ट में आता था, ईमानदारी से पेपर देता था, टॉप 40 बच्चे जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, वो बच्चा आज एडवांस क्वालिफाई हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने हर पेपर में अपनी ईमानदारी बरकरार रखी। अगर पेपर हो रहा तो मोबाइल साइड में नहीं रखेगा, फोटो खींच के ऑनलाइन सर्च करके क्वेश्चन नहीं देखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आपके लिए, अगर यहीं पे आप चीटिंग कर लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पेपर हो रहे हैं ना, इनका लेवल काफी अच्छा होता है, पेपर बहुत अच्छे होते हैं। घर पे जाने के बाद इन पेपर का सॉल्यूशन आपको ढंग से करना ही है, ठीक है। हर मंगलवार को आपको पेपर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके ग्रुप में, ट्यूसडे नहीं तो मंडे तक। तो आपको उन पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होता है, ठीक है। मॉड्यूल अपनी ईमानदारी से आपको सॉल्व करते जाना है। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स है जो आपको करनी है। एक दो टिप्स और मैं दे देता हूँ, इस खासकर क्योंकि आपके लिए, क्योंकि आप स्कूल वाले बच्चे हो, ठीक है। तो आपको स्कूल में कैसे टाइम को यूटिलाइज करें वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ जिन जिन बच्चों का कंपटीशन है वो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे डमी बच्चे हैं, मतलब वो स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं और सेल्फ स्टडी करके तैयारी करते हैं। लेकिन आपके लिए स्कूल जाना कंपलसरी है, तो स्कूल में जाते हुए भी और अवंती में क्लास करते हुए भी हम कैसे तैयारी करें, ये आपको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से बताऊं अभी क्या Yes, पढ़ाई sir. करें। यस सर, बता दीजिए। तो ये मैंने अपने लास्ट ईयर भी इन बच्चों को बताया, तो उन्होंने अप्लाई भी किया और उनको काफी फायदा हुआ, क्योंकि उनसे मेरी रिसेंटली हर टाइम बात होती रहती, कॉल वॉल पे फोन वोन पे बात करते रहते हैं। तो देखो होता क्या है, अभी जब आपके स्कूल चालू हो जाएंगे, जैसे आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पे भी आपको जाना जरूरी है, अटेंडेंस कंपलसरी है, राइट। तो वहां यस सर, मान के चलो आपका जो डेली 24 घंटे हैं आपका एक दिन का, उसमें लगभग आपके मान लो 9 आवर आने जाने के और स्कूल में तो हो ही जाएंगे, इससे ज्यादा हो जाते हैं, 9 घंटे तो हो ही जाते हैं, आया ना, यस ठीक है। लगभग 9 घंटे आपके स्कूल में हो गए, मान लो 3 घंटे की आपकी अवंती क्लास की क्लासेस हो गई मिनिमम, मतलब 3 घंटे तो इससे थोड़ा कम ही है, लेकिन फिर भी 3 घंटे माने थे अवंती क्लासेस की, आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आपका वही खाना पीना, थोड़ा बहुत रूटीन का जो सेटअप है। अच्छा, स्लीप की अगर बात करो, 7 आवर्स की स्लीप मान लो, ठीक है। और इसके अलावा 2 घंटे आपके ये बचे हुए मान लो, जिसमें आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। अब कितने बज गए इसमें बताओ, 2 से सर 3 घंटे। 3 घंटे। तो यहाँ पे भी चलो अगर एक एक्स्ट्रा भी अगर इसमें एक्स्ट्रा कर ले, तो लगभग 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे। ये आपको निकालने कैसे भी करके स्कूल के, मतलब स्कूल के अलावा स्कूल में क्या करना वो भी मैं बताऊंगा, तो समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप जब स्कूल जाओगे ये सब चीजें भी करोगे, उसके अलावा सिर्फ आपके पास कितने घंटे, 3 घंटे, उसमें भी फिर आपको वही तीनों घंटे मतलब बांटने पड़ेंगे इस तरह से, ताकि आपका स्कूल का भी कुछ अगर अर्जेंट काम हो तो वो भी आपको निपटाना है, अवंती का आपको होमवर्क भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो आपके पास समय की कमी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जैसे यहाँ पे हो सकता है 3 घंटे भी ना मिले, कभी कभी घर में काम आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम चला गया, तो हो सकता है ये 2 घंटे ही हो। तो ये मान के चलो 3 घंटे भी नहीं, एग्जैक्टली 2 ही घंटे, 3 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए। किसके लिए? सेल्फ स्टडी के लिए, ड्यूरिंग आप डेली रूटीन। अब अगर मुझे टाइम नहीं, क्योंकि इतने से तो काम नहीं चल पाएगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से टाइम मुझे निकालना ही पड़ेगा, यहाँ से टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो भी है यहाँ पे है, इसमें से भी आप डेली टाइम नहीं निकाल पाओगे। जैसे मान लो स्कूल में आपकी कोई क्लास का भी मान लो कोई टीचर एब्सेंट हो गया, तो कोई लेक्चर खाली जाए, ठीक है, लेक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप उस समय टाइम निकाल सकते हो। अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी की फैसिलिटी तो वहां पे जाके पढ़ो, क्लास में पढ़ने में शर्म आ रही तो वहां पे जाके पढ़ो, क्लास में पढ़ सकते हो तो और भी अच्छी बात है। तो आपको एक्स्ट्रा क्लास में जब भी आपका टाइम बचता है तो वहां पे एक तो टाइम निकालना है,
अब मान लो कभी कभी क्या होगा, जैसे स्कूल स्टार्ट हो गए, अब स्कूल में मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, वहां पे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं और उसके एनसीईआरटी को सॉल्व करवाया जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है। आपको एनसीईआरटी आती है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की, और ये चैप्टर आता है यस सर। तो आपको पढ़ने की जरूरत है उस समय वहां पे? नो No, मतलब sir. देखो क्लास में तो बैठना पड़ेगा, नो डाउट क्लास में तो बैठोगे ही साहब, लेकिन बस उनको ये दिखाओ कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के नीचे एक मॉड्यूल रखना है, या फिर कोई भी एग्जाम्पलर रखना है, फिर कोई ऐसे जीरोक्स का पेपर रखना है, या एक्सरसाइज रखनी है जो आप साइड बाय साइड अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, पीछे बैठ जाओ क्लास के। ठीक है, जैसे मान लो सर पढ़ा रहे, आप उनका भी सुनते जाओ, तो बच्चे मान लो बाकी बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप वहां पे साइड बाय साइड क्या करो, उसी चैप्टर का, भले ही उसी चैप्टर का आप मॉड्यूल सॉल्व करो या फिर एग्जाम्पलर प्रैक्टिस कर लो। या तो मॉड्यूल ले जाओ साथ में, या एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर ले जाओ साथ में, या फिर कोई भी जो एक्सरसाइज बुक ले जाओ। अगर मॉड्यूल अलाउड रहती है आपकी स्कूल में, अगर सॉल्व करें, मना थोड़ी करते होंगे। No, sir. यस सर। मना, अगर मना करे तो एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना, एग्जाम्पलर के लिए तो मना नहीं कर, लेकिन चुपचाप नीचे सॉल्व करते रहो। ठीक है, एग्जाम्पलर के डाउट अपने स्कूल टीचर से भी क्लियर कर सकते हो, वो मना भी नहीं करेंगे और खुश हो जाएंगे, चलो हाँ बच्चा बोर्ड्स की तैयारी अच्छी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पलर में क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होता है। तो तीनों सब्जेक्ट में आप स्कूल लेवल पे एग्जाम्पलर सॉल्व करा करो वहां बैठ के। ऐसा मत करा करो कि चलो वहां एनसीईआरटी तो वहां पे भी आप बैठे हो, कॉपी सजा रहे हो, लाइन स्केल से खींच रहे हो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो कि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, वहां पे टीचर अगर अच्छा तो उससे रिक्वेस्ट करो कि सर मेरा ऑलरेडी ये हो चुका है, इसलिए मैं एग्जाम्पलर सॉल्व करूँ या मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे इन सब जगह पे आपको टाइम बचाना होगा। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। कुछ ऐसा अगर टॉपिक स्कूल में चल रहा है जो आपको ऑलरेडी आता है, तो आप वहां पे पूरा पूरा कंसंट्रेशन मत रखो, बस हाँ उनकी बात सुनते जाओ, नीचे अपना साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ये कर सकते हो, आया ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ये ऐसे स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे छोटा छोटा टाइम हर जगह से बचाना पड़ेगा, तो जाके आप उस मुकाम तक पहुंच पाओगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टाइम तो निकालना है, प्रैक्टिस भी करनी है। जहां तक रही केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री में देखो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एनसीईआरटी खैर फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए। तो अगर मान लो कोई ऐसा चैप्टर चल रहा है जिसमें एनसीईआरटी की रीडिंग करवाई जा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में खासकर, तो वहां पे आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे मैं ध्यान देके सुनता हूँ और उसके डाउट्स वहीं पे क्लियर करा करो टीचर से। क्योंकि एनसीईआरटी को देखो रीड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एनसीईआरटी जिसकी एनसीईआरटी के साथ ग्रिप है ना, वो केमिस्ट्री में मास्टर हो जाए। क्योंकि मैं जितने भी मैंने प्रोफेसर देखे, जितने मेरे पुराने टीचर्स में या फिर जो भी अभी टीचर्स है, उन सबका यही कहना, चाहे एग्जाम नीट की हो चाहे एग्जाम जेई की हो, केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी ही है, क्योंकि उसमें बहुत नॉलेज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, एनसीईआरटी से नॉलेज कैसे निकालना वो इंपॉर्टेंट है। हर लाइन में कहीं ना कोई क्वेश्चन छिपा होता है, हर लाइन में कहीं ना कहीं मीनिंग भी रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, लाइन पढ़ते हैं, टीचर ने जो बताया वो उसको याद करके आगे बढ़ जाते हैं, उसके पीछे सोचते नहीं है कि ये लाइन सही में मतलब क्या समझा रही है, ऐसा ही क्यों होता है, इसका मतलब और क्या है। उसमें थोड़ा सा डीप आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा फील उसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी में क्लास में केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग चल रही है, तो थोड़ा वहां पे डीप लेवल पे सोचो। ठीक है, अच्छे अच्छे डाउट्स वहां पे निकालो, क्लास में पूछ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास के बाद उस टीचर के साथ डाउट जाके क्लियर करो। क्या आपकी तैयारी स्कूल में भी जेई की हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बस इसको Yes, sir. यूटिलाइज करना आना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीजें अगर वहां पे ढंग से करोगे ना, तो आपको नो डाउट अच्छे सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छी रैंक से होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी बच्चों का हुआ है, आगे भी होता है और आगे भी होगा, प्रोवाइडेड बस आपको डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना और ईमानदार रहना है। ईमानदारी नहीं वापरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। पता चल रहा है यहाँ पे टेस्ट हो रहा है तो वहां पे मक्कारी कर रहे हो, रूम में बैठ के मोबाइल चला रहे हो और पेरेंट्स को बोल रहे हो कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब अगर हरकतें करोगे ना, तो ना आपको भगवान आपको हेल्प करेगा, ना कोई और हेल्प कर सकता है। ठीक है सर। हाँ सर स्कूल में ना ये प्रॉब्लम होता है कि ज्यादातर जो मटेरियल होता है ना वो डिजिटली अवेलेबल होता है, और स्कूल में डिजिटल गैजेट्स अलाउड नहीं है। नहीं, तो आपको Yes, डिजिटल sir. गैजेट अलाउड नहीं है, इसलिए तो मैंने क्या कहा, एग्जाम्पलर तो खरीद सकते हो ना, 100-150 रुपए की आती है यस सर। एग्जाम्पलर। खरीद, तो मैंने आपको पहले ही कहा था अनसॉल्ड एग्जाम्पलर खरीद के रखो तीनों सब्जेक्ट की। और दूसरी चीज, जैसे मान लो आपके आसपास कोई ना कोई फोटोकॉपी जीरोक्स की दुकान तो होगी सही। यस सर। Yes, आपको sir. पता है, मान लो कल कल क्लास में मान लो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, डीपीपी चाहिए, आपने मुझसे मांगा, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा, 2 पेज का जीरोक्स कराया, ले गए स्कूल में। ठीक है, हर चीज का एक सॉल्यूशन है, निकालना आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आपको जरूरी नहीं मोबाइल ले जाना, मोबाइल ले जाना भी नहीं है। आपको क्या करना है, जीरोक्स करके एक पेज ले जाना है, किताब के नीचे रखना, ऊपर सामने टीचर पढ़ा रहा है, इधर साइड बाय साइड अपना पीछे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, वो खाली लेक्चर है तो और अच्छी बात है, खाली लेक्चर हुआ, कोई भी वैकेंट पीरियड हुआ या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्लास जो भी हुआ, जहां पे भी आपको टाइम मिल पा रहा वहां पे आप वहां बैठ के सॉल्व करो क्वेश्चन। एक्स्ट्रा मटेरियल हमेशा अपने बैग में रखो, जब टाइम मिले जब सॉल्व कर लो। Yes, ठीक है, sir. वो मना भी थोड़े नहीं टाइम बाद करते तो जब. आपको मॉड्यूल भी खैर मिल जाएगी, लेकिन अगर मॉड्यूल नहीं भी मिल रही तो एटलीस्ट अपने जीरोक्स ले जाके अपना काम निकाल लीजिए।
क्लियर है? यस सर। सर कब तक मॉड्यूल मिलेंगे? मॉड्यूल आपकी जुलाई मिड तक आ जाएगी बच्चों। सर ऑनलाइन ही आएगा? नहीं, ऑफलाइन आपको स्कूल में या तो प्रोवाइड करा देंगे या फिर घर दे देंगे, ठीक है? ओके सर। तो यही है अल्टीमेटली, यही सब चीजें आपको निकालनी है कि कैसे भी करके। एक चीज और, अभी देखो आपके साथ क्या है कि आप 12th में, तो धीरे धीरे आपको 12th का सिलेबस बढ़ता जाएगा, ठीक है? स्कूल से भी फिर प्रेशर आता जाएगा, स्कूल में भी हाफ ईयरली, टर्मिनल, 10 चीज आएगी, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल। तो आप मान के चलो आपको नवंबर दिसंबर में ज्यादा समय नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल में बहुत समय बर्बाद होगा, स्कूल के एग्जाम में बहुत समय बर्बाद होगा। अभी आपके पास बहुत गोल्डन चांस है कि आप अभी अपना समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। मतलब दिन भर आप घर पे रहते हो, तो अभी आपको 11th के टॉपिक्स अच्छे से वाइंड अप कर लेने चाहिए, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में आपकी 11th की क्लासेस भी कहीं लगवा दो, अगर नहीं भी लगवा पा रहा हूं तो आप अपने एंड पे ये चीजें करते रहो कि 11th के टॉपिक्स अभी फिलहाल करंटली आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, 11th के टॉपिक्स निपटाते जाओ। जो भी आपसे बनना हो सकता है सारे टॉपिक ना हो तो छोड़ दो, सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं, सबका बेसिक पता होना चाहिए। देखो मेंस में सारे चैप्टर का बेसिक लेवल आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 100% पूरा सिलेबस करके जाना है, क्योंकि आपको 25 में से 25 तो अटेम्प्ट करने नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोनिक सेक्शन मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो कोनिक सेक्शन से अगर मान लो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं तो उनको छोड़ देना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जरूरी नहीं आपको 100% सिलेबस करना है, जिस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आप वो छोड़ सकते हो, ठीक है? लास्ट ईयर भी मैं मतलब लगभग अगर मान के चलो आप 70% भी 80% भी सिलेबस ढंग से करते हो तो बहुत बड़ी बात है। 2-3 चैप्टर अगर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपका टारगेट यही है कि आपको 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, ठीक है? 10 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने की अनुमति है ही सही, 10 भी नहीं, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से अगर 15 क्वेश्चन छोड़ने की अनुमति, मतलब 15 क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 चैप्टर कवर होते हैं और ज्यादा, उन 5 से 6 चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको मैं इतना नहीं बोलूंगा 5 से 6 छोड़ो, लेकिन आप अगर मान लो 2-3 चैप्टर छोड़ भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हाँ, हर चैप्टर का बेसिक आना चाहिए, मतलब हर चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। डीप लेवल पे उनको भले ही ना करो चलेगा, जिन जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से डर लगता है, लग रहा है कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हुए चैप्टर अच्छे से करो, ठीक है? कुछ चैप्टर जो स्कोरिंग होते हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ये मैं आपको पढ़ूंगा फिर 12th के लास्ट में। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स ऐसे चैप्टर हैं जो स्कोरिंग है, इजी भी होते हैं, एक एक क्वेश्चन इससे आता भी है और नंबर भी गेन हो जाते हैं, तो उन पे आप टारगेट रखो अपना, ठीक है? और एक चीज और आपको एक चीज और करनी है अभी, अगर जैसे जैसे टाइम मिले, शॉर्ट नोट्स, ठीक है? जो चैप्टर आपके होते जा रहे हैं, जिन भी चैप्टर का आपका कंप्लीट हो गया उनके शॉर्ट नोट बनाते जाओ, खासकर केमिस्ट्री में, ठीक है? शॉर्ट नोट आपके एकदम रेडी होने चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स में भी आपको बनाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला लिस्ट बनाओ इनकी। और केमिस्ट्री में तो डेली की आदत डालो कि मॉर्निंग का जो भी आपका रूटीन रहता है उसमें कम से कम 1 से 2 घंटा निकालो फॉर्मूला याद करने के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए। जो भी फॉर्मूला, जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, जो रटने वाली चीजें, उनको याद करो। ये धीरे धीरे हैबिट बनती जाएगी तो एंड तक याद रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने पहले रटने बैठोगे चीजें याद रहेगी, नहीं याद रहती है, ठीक है? तो मॉर्निंग के शेड्यूल में कभी भी जो भी आपको टाइम सुटेबल रहे, दिन भर में जब भी हो, 1 से 2 घंटा वो याद करने वाली चीजें निकाल लो। फिजिक्स केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट भी बनाते जाओ, ये भी एकदम सजा के नहीं बनाते, एकदम रफली बनाओ, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, मतलब टाइम सेव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4-5 पेन लगा के सजा के लिख के शॉर्ट नोट बना रहे हो, ठीक है? सब रद्दी में जाएगा वो। आपको बस ऐसा बनाना है कि आपको समझ में आ जाओ, आपका काम बन जाए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत काम आएंगे एंड में, बहुत ज्यादा, जब लास्ट में आप जब तैयारी करोगे ना तो यही चीजें काम आएगी रिवीजन में, फिजिक्स केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट। एक काम अगर आप और कर सकते हो तो ये कर लेना, एक कॉपी बनाना, एक नोटबुक, ये अभी से करते रहना। अगर अभी नहीं भी किया हो तो अब से स्टार्ट कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की एक सेपरेट नोटबुक बनाना, जिसमें कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस करना। कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने लिमिट्स पढ़ाया, आया ना? यस सर। तो लिमिट्स पढ़ाया, लिमिट्स के चैप्टर में मान लो मैंने क्लास के अंदर 15 इलस्ट्रेशन लिए, ठीक है? आपने मॉड्यूल सॉल्व करी, मॉड्यूल में मान लो आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है? फिर आपने टेस्ट पेपर दिया, टेस्ट पेपर में आपने मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे भी और टेस्ट पेपर दिए होंगे या फिर और भी कहीं से मटेरियल सॉल्व किया। इस इलस्ट्रेशन में आपको लग रहा है ये 5 क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो हो सकता है मैं आगे जाके भूल जाऊं, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इनमें अच्छा कॉन्सेप्ट है और सर ने भी कहा था इंपॉर्टेंट है, तो उन 5 क्वेश्चन को मैंने अपने इसमें डाल दिया, उस कॉपी में डाल दिया, फिजिक्स वाली में, मैथ्स वाली में, ठीक है? फिर आपने मॉड्यूल सॉल्व करी, मॉड्यूल में मान लो आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके 30 डाउट आ गए, कितने डाउट आ गए? मान लो 25 डाउट आ गए, ठीक है? 25 डाउट में से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एकदम हिंट बताऊंगा और आपसे एकदम हो जाएंगे।
लेकिन कुछ 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहे होंगे यार ये टफ है, हो सकता है मैं आगे जाके भूल जाऊं, तो उनको भी यहाँ पे डाल दो। और टेस्ट पेपर आपने दिया, टेस्ट पेपर में 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो काफी अच्छे थे, जो समझने के बाद भी एकदम समझ में नहीं आए, तो उनको क्वेश्चन यहाँ डाल दो। तो आपका क्या हुआ, आपने बेसिकली उस लिमिट चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, उन 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन का एकदम बेस्ट कलेक्शन कर लिया। आपने मेहनत तो किस पे करी, 100 क्वेश्चन पे, लेकिन आपने कलेक्शन क्या कर लिया, 30 क्वेश्चन का। अब इन 30 क्वेश्चन को आप दिसंबर या जनवरी में पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आया ना। यस सर। आगे भी और टेस्ट पेपर होंगे, मान लो अगला टेस्ट पेपर हो उसमें भी लिमिट्स के एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया, उसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये अपना साइड बाय साइड बनता रहेगा। आपके पास ये एक ऐसी नोटबुक हो जाएगी जो आपको फाइनल रिवीजन में बहुत काम आएगी। यहाँ पे भी अब देखो, अप्रैल में आप जनवरी में पहला अटेम्प्ट दोगे, फिर मार्च में आप बोर्ड्स के एग्जाम दोगे, जैसे ही मार्च एंड होगा अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट आपको चालू करना रहेगा। तो अब बोर्ड्स और अप्रैल के बीच में सिर्फ मान लो 20 दिन रहेंगे, मतलब सेकंड अटेम्प्ट के लिए लगभग 15 से 20 दिन रहेंगे। अब 15 से 20 दिन में आप उस पूरे चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते, तब आपकी ये सब चीजें काम आएंगी। समझ पा रहे हो, ये जितनी भी मेहनत आपने अभी करी ना, ये वहां पे काम आएगी। ये शॉर्ट नोट्स, ये क्वेश्चन का कलेक्शन, ये आपको 15 दिन में पूरा आपका सिलेबस रिवाइज करवा देगा। ठीक है, यस सर। ये सब आपको एडवांस में भी काम आएंगे। एडवांस में ऐसा नहीं कि एडवांस का सिलेबस अलग होता है या फिर कुछ अलग आउट ऑफ बॉक्स पूछ लेंगे। एडवांस में मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, मेंस के ही फॉर्मूले से क्वेश्चन बन के थोड़ा सा टफनेस लेवल आता है, तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, आया ना। तो ये सारी चीजें आप बनाओगे अभी, जिन पे मेहनत करोगे, अल्टीमेटली आपको एंड गोल में आपको बस काम आएगी, तब आपका टाइम बच जाएगा। तब आपको अगर मैं बोलूंगा पूरा सिलेबस रिवाइज करना, तो आपके पास ऑलरेडी सब चीजें प्रिपेयर्ड होगी। एक कॉपी जिसमें आपके सारे शॉर्ट नोट होंगे, इसको आप डेली पढ़ते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपके 1 घंटे में आपने पूरे शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। हो सकता है जैसे शॉर्ट नोट आपके बन गए, शुरू के दिन आपको ज्यादा टाइम लगे, फिर धीरे धीरे वो टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन का जब आप कलेक्शन करो तो इसमें भी है ना शॉर्ट में लिखना है। ऐसा नहीं कि इसमें वो डिटेल में टाइम वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट में बस क्वेश्चन लिख लो, उसका हल्का सा हिंट या सॉल्यूशन लिख लो जो आपको समझ में आना चाहिए। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बच्चों की आदत क्या होती है, मैंने ये बोल दिया कि भाई हाँ ये कॉपी बना लो, नोट्स बना लो, तो इसको बनाने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। आपके पास समय की बहुत कमी है, तो आपका जहां टाइम बचता है वहां पे बताओ, रफली बनाओ, क्वेश्चन को शॉर्ट में गिवन डेटा उतार लो, हल्का सा हिंट उतार लो, आगे बढ़ जाओ। ऐसा लिखो ताकि बस आगे जाके आपको समझ में आ जाए। तो ज्यादा भी क्वेश्चन मत उतारो, ऐसे क्वेश्चन उतारो जो आपको लग रहा है कि नहीं आगे जाके इसको रिवाइज करना जरूरी है, वो आप अपने आप जज कर लोगे अपने एंड पे। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेगी। और अभी भी आपके पास समय है, कितना टाइम बाकी है अगले अटेम्प्ट में, सॉरी पहला अटेम्प्ट में? 6 महीने। 6 महीने बाकी है। 6 महीने। हाँ, तो अब आपके साथ है ना ड्रॉपर्स बच्चे भी तैयारी करेंगे, मतलब मेरे जो लास्ट ईयर के बच्चे जिनका इंडिविजुअल कट ऑफ मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर जिनको अच्छी रैंक अभी नहीं मिल पाई है, तो वो लोग भी होंगे कंपटीशन में। आप खुद भी अपने साथ कंपटीशन, तो सबके पास 6 महीने का समय है। ठीक है, तो आपके साथ अभी स्कूल भी है, प्लस चीजें भी है, घर की चीजें भी, तो आपको भी मेहनत करनी है, उनको भी मेहनत करनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको अब कैसे भी करके अपना समय बचाना है। ठीक है, अब हाई टाइम आ चुका है, अभी आपके पास काफी अच्छा टाइम है कि आपके पास स्कूल का भी फिलहाल लोड नहीं है, तो आप अपने 11 के टॉपिक्स और करंटली जो 12 के टॉपिक हो चुके हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। अल्टीमेटली आपको अगले 6 महीने तक कुछ जो चीजें चाहिएगी वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो। एक तो कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, सेकेंड ऑनेस्टी, ईमानदारी पूरी होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको बोलने चाहिए जब बेटा पढ़ ले। आप 12th में आ चुके, आपको कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई बोलने वाला हो रहा मतलब कोई मतलब नहीं, फिर आप सीरियस नहीं अपनी तैयारी के लिए। आपको बिना बोले पढ़ना है। ठीक है, कोई आपको पीछे हाथ धो के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर कोई टीचर या फिर कोई आपका पेरेंट्स या फिर कोई भी कलीग आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको पढ़ना है। आपको खुद से ही उठ के पढ़ना है। ईमानदारी आपको रखनी है, टेस्ट पेपर में रखनी है और अपनी स्टडी में रखनी है। ठीक है, ये एक तो कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी ये रखनी है और ईमानदारी से मेहनत करते जाना। ठीक है, ये 3 चीज अगर आपके पास होगी, आप भले ही देखो दिमाग कम होगा, ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना यार मेरे में तो दिमाग कम है, मैं इतने जल्दी सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पाता, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, ये सब चीजें नहीं है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है लास्ट ईयर के, जो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत वीक थे, मतलब उनको नहीं समझ में आता था पहली बार में, लेकिन घर जाके मेहनत करते थे, बार बार उसी चीज को करते थे, धीरे धीरे अपने आप वो उस लायक होगा कि आज उनका एडवांस क्वालिफाई हो गया। ठीक है, तो ऐसा कभी खुद को कमजोर मत समझना कि यार ये नहीं, यार ये स्टूडेंट तो बहुत जल्दी आंसर देते, मेरे से तो आंसर ही नहीं करते, मैं इस लेवल का नहीं हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपका काम है ट्राई करना, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि भाई जिंदगी मौत का सवाल है, आपके लिए बस क्या है, बस एग्जाम है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम है। आपको फिलहाल अपनी ईमानदारी से इस एग्जाम की तैयारी करनी है, पूरी ऑनेस्टी के साथ, कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो आपको अंत में रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने मेहनत नहीं करी। रिग्रेट कब होता है कि जब आपने मान लो
गद्दारी कर दिया, मैंने तैयारी नहीं करी, काश मैं तैयारी कर लेता, आज मेरा अपने क्लास वाले बच्चों के साथ मैं खड़ा रहता। ठीक है, तब रिग्रेट बहुत होता, तब बुरा बहुत फील होता। आज भी बच्चे रो रहे हैं, मतलब लिटरली मैं कुछ दिनों से बच्चों से बात ही कर रहा हूँ, उनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ। कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जो काफी मतलब पछता रहे हैं कि सर मैंने आखिरी का वो महीना, आखिरी के कुछ टाइम पे गलत राह पे भटक गया था, या फिर मैंने वो 1 महीना वेस्ट कर दिया किसी और के चक्कर में, या फिर जो भी है गलत आदत पड़ गई और उसने मतलब मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया, नहीं तो मेरा आराम से सिलेक्शन होता। ठीक है, देखो ये एग्जाम, इसको आपको प्रेशर लेके भी काम नहीं करना है। 2 चीजें ध्यान रखना है, एक तो आपको नॉलेज गेन करना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को आगे के लिए तैयार कर रहे हो, नॉलेज आपका गेन हो रहा है, अल्टीमेटली आप अच्छे एम के लिए तैयार करो। अगर आपको आईआईटी जाना ही है तो आपको ये धीरे धीरे ही जाओगे, ऐसा नहीं कि जंप मार के वहां पहुंच जाओगे। हर दिन थोड़ा 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 इकट्ठा करते करते आपको फाइनली वहां रीच करोगे। ठीक है, तो आपको इस तैयारी को खुश खुश रहते हुए करना है, मतलब ऐसा नहीं कि सीरियस होकर करो, सीरियस होकर करोगे तो भी नहीं होगा। खुश रहना तो बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हो? खुश रह के ही ये तैयारी हो सकती है। आप अगर मान लो बोलो कि नहीं ये बच्चा तो बहुत सीरियस है, एकदम कमरे में बंद होके दिन रात तपस्या कर रहा है, एकदम सीरियस है, किसी से बात नहीं करता, एंजॉय नहीं करता, एकदम दिन रात एक रगड़ रहा है, चांसेस कम है। जितना खुश होकर, जितना फ्री माइंड होकर, जितना हंसी मिजाज होकर तैयारी करोगे ना, सिलेक्शन के एडवांस होने के, क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एकदम पैनिक होकर नहीं करना, और रिजल्ट का नहीं सोचना है कि मेरे कितने नंबर आएंगे क्या नहीं आएंगे, जो आना होगा आएगा, कम आएंगे वापिस से तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी ईमानदारी से मुझे मेहनत करना है खुश होकर। ठीक है, बस बाकी फिर जो रिजल्ट आएगा आ जाएगा, कोई डरना नहीं उस चीज से। अपने पास और भी ऑप्शन होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आईआईटी एक अकेला ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेज में जाने के बीटेक करते हैं, फिर आईआईटी से एमटेक करने चल जाते हैं। बहुत सारे आगे सुविधा ऐसी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बीटेक करते हैं, बीएससी करते हैं, फिर यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करके आगे पहुंच जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं। 10 रास्ते हैं। ठीक है, ये लास्ट गोल नहीं है आपका, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास क्या है, ये 6 महीने का समय है। इन 6 महीने को आपको पूरा समर्पण करना है इन्हीं में, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ। ये अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो अगले आने वाले 4 साल आपके अच्छे निकल जाएंगे। ठीक है, जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना ज्यादा एक्सपोजर होगा, उतने अच्छे आसपास का माहौल होगा, उतने अच्छे आपके दोस्त बनेंगे, उतने अच्छे प्रोफेसर आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको अपने तरफ से ट्राई करना, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आपने अपनी मेहनत करी, बस वो बड़ी बात। ठीक है, आपको जिंदगी में ये रिग्रेट कभी नहीं होगा कि मैंने अपनी 12th में मक्कारी करी थी। आपको हमेशा ये रहेगा कि नहीं यार मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी थी, नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर से मेहनत करूंगा, लेकिन वो गिल्ट नहीं रहेगा आपके दिमाग में। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अभी भी समय है, अभी भी मान लो आपने अगर 11th का कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 12th का भी कुछ नहीं पढ़ा तो भी दिक्कत नहीं, अभी भी 6 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो बच्चे अभी क्वालिफाई, उन्होंने 6 महीने में ही तैयारी करी, उनको 11th का कुछ भी नहीं आता था, उनको पूरा 11th का मैंने जनवरी में पढ़ाया। ठीक है, मतलब 15 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था, 15 जनवरी तक लगभग पूरा 11th मैंने उनको 1 महीने में कवर करवाया था, क्योंकि उनको 11th का कुछ नहीं आता था। ठीक है, 12th का कवर कराने के बाद, तो अगर आपकी भी स्थिति ऐसी तो अभी भी आप में कुछ टॉपिक का एडवांस लेवल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेंस तो करो अच्छे से, मेंस भी कम नहीं है, मेंस में भी पूरी तरह से आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एडवांस का जहां तक रहा ना, जैसे ड्रॉपर्स बैच बनेगी ना इन बच्चों की, वहां पे मैं एडवांस लेवल ही पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको भी ऐड करवा दूंगा। ठीक है, अभी जो बच्चे जैसे मार्जिनली मिस कर गए ना पिछले साल के बच्चे, उनका ड्रॉपर्स का एक बैच बनेगा, तो उनको मैं होगा तो पहले 11th से स्टार्ट करवाऊंगा, तो उनके 11th का जो टॉपिक चलेगा आप भी उस क्लास में अटेंड कर लेना, तो आपका एडवांस वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है सर कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अवंती का टेस्ट दे रहे तो कभी कभी क्या होता है, कोई सब्जेक्ट जब जैसे स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्वेश्चन सर ट्राई किया नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन ट्राई किया वो भी नहीं हुआ, तो सर जब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं ना तो प्रेशर सा रहता है कि 3 क्वेश्चन पहले छूट चुके हैं। हाँ, तो वो तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा ना। एडवांस मालूम क्या होगा, 18 क्वेश्चन जब देने जाओगे फिजिक्स के, हो सकता है शुरू के 10 क्वेश्चन ना हो, 11वां क्वेश्चन इजी हो, तो आपको वो मतलब क्या कहते हैं इसको, क्षमता, वो मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पहले मेरे 10 क्वेश्चन होगा, 11वां होगा, और होता है। ठीक है, वो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। मान लो शुरू के 5 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे ना, छोड़ के बिंदास आगे बढ़ो, डरना नहीं है आपको। ठीक है, ये चीज आपको मेंटेन करके रखनी है, बिना डरे। आपको लग रहा है कि शुरू के मान लो मैथ्स में 30 क्वेश्चन आए, शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं हुए, तो भी मेरे को 11वें क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। इस साल मालूम क्या हुआ आपको पता है, मैथ्स का पेपर बहुत टफ था। एक बच्चा जो था उसने कितने क्वेश्चन किए आपको पता है, जो अभी एडवांस भी क्वालिफाई हुआ, उसने मेंस के जो पहला अटेम्प्ट में सिर्फ 8-7 क्वेश्चन करके आया था। कितने क्वेश्चन करके आया था बोलो? 7 क्वेश्चन। वो घर पे आके मतलब उसको ये लग रहा था पता नहीं इस बार क्या होगा, लेकिन उसके 7 क्वेश्चन में भी उसके 94 परसेंटाइल आए थे मैथ्स में। समझ पा रहे हो? ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर टफ था,
तो जिन बच्चों ने अगर 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी किए ना, तो ओवरऑल टफनेस लेवल इतना ज्यादा कि 7 क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात थी। तो अगर आपको उस पेपर में सोचो 30 क्वेश्चन है, तो हो सकता है शुरू के 15 ही टफ हो, तो 15 तक आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना। आपको क्या करना, अगर आपने 7 भी क्वेश्चन किए तो आपका तो कट ऑफ आराम से क्लियर हो गया ना। 10 क्वेश्चन करो, आप 20 क्वेश्चन छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए आपको, समझ पा रहे हो? आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे अगर 20 नहीं हो रहा तो आपको डरना नहीं है। आपको ये संतुष्ट होना, हाँ ठीक है एटलीस्ट मैंने 10 क्वेश्चन तो ढंग से किए। हो सकता है वो क्वेश्चन इजी कहाँ पे भी आ सकते हैं। इस बार भी यही हुआ था कि मैं पेपर जो था ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ थे, जब इंटीजर टाइप में गए ना तो इंटीजर के आखिरी के 5 क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन बच्चा वहां तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि वो शुरू में घबरा गया था। समझ पा रहे हो? देखो ये एग्जाम जो होता है ना, ये एक्चुअली मेंटल लेवल का होता है। जो बच्चा घबरा जाता है, जो बच्चा डर जाता है, या जो चीजें जो है वो इसमें माइंड से ज्यादा है ना, आप किस तरह से चीजों को देखते हो वो इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप, जैसे ये आंकड़ा मैंने आपको बताया, 10 लाख बच्चे क्वालिफाई देते, लगभग 1 लाख बच्चे पेपर देने नहीं जाते, फॉर्म ही फिलअप नहीं करते। देख रहे हो आप, ये ऑल ओवर इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, 2022 का डेटा है। इसका रीजन क्या होता होगा? यही है, कहीं ना कहीं वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना। यस सर। एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया उन्होंने, कट ऑफ भी क्लियर कर लिया, लेकिन फिर भी फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन फॉर्म तो फिलअप करना चाहिए ना। लेकिन फिर भी क्या रहता है, कहीं ना कहीं वो फोबिया रहता है। और ये 10 लाख बच्चे में ऐसे बहुत बच्चे होंगे, ये 4 से 5 लाख बच्चे हो ना, इसमें से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो इनसे डरे, लेकिन आपको नहीं डरना है। आपको यही मेंटेलिटी धीरे धीरे बनेगी, एकदम नहीं कि एक दिन में चेंज हो जाओगे, कि एक दिन में आप एकदम ऐसे हो जाओगे भाई मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये धीरे धीरे होगा। हर संडे जो आपका टेस्ट पेपर होगा, हर दिन आप जो घर पे प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल सॉल्व करोगे, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो हर दिन थोड़ा 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 करके अल्टीमेटली 4-5 महीने बाद आप उस लेवल के बन जाओगे कि आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे। लेकिन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, उस डायरेक्शन में, कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन इजी होते हैं तो आपको बिना डरे देखना कि कोई बात नहीं, मेरे से 5 क्वेश्चन नहीं हो, छठा होगा, छठा भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, 7वां करूंगा, लेकिन मुझे पैनिक नहीं होना है। आ रहा समझ में बच्चों? ज्यादा हो गया क्या आज? तो सर बिल्कुल सही हो गया। सही हो गया, चलो पिछली बार ठीक तो है, ऐसे ही हुआ था। चलो अच्छी बात है। अगर आप जग गए हो तो अच्छी बात है, अब जग जाओ, वो समय आ चुका है जगने का आपका, वो मेहनत करने का। कोई भी हेल्प चाहिए, हम है ही सही, कोई भी हेल्प चाहिए बताओ, करो, कोई भी मेहनत करो, ठीक है, मटेरियल कुछ भी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही पड़ेगा। क्योंकि देखो एक चीज हमेशा फैक्ट होती है, किसी भी के भी सिलेक्शन में या फिर किसी की भी तैयारी में कोचिंग का रोल या फिर किसी टीचर, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन का रोल 30% है, मेजर 70% रोल आपका ही है। आप ही अपने आप का सिलेक्शन करवा सकते हो और कोई नहीं करवा सकता, ना मैं, ना आपके पेरेंट्स, ना कोई और, ना आपका कोई दोस्त, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड। आप ही करा सकते हो अपना सिलेक्शन। ठीक है, ना मैं करा सकता हूँ, ना कोई इंस्टीट्यूट करा सकता। 70% रोल आपका कि आप अपना दिन भर का शेड्यूल कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और आप कैसे तैयारी कर रहे हो। आपको पता है सबसे पहले जब 2008, 9 या 10 की बात करूं, उस समय बंसल क्लासेस इंडिया की टॉप क्लासेस होती थी, मतलब वही चलती थी आईआईटी में। सुना है नाम? नहीं सर। यस सर, सुना है। बंसल क्लास एक्चुअली पहले एलन वगैरह ये तो सब चलो बाद में आए, रेजोनेंस वगैरह ये सब इन्हीं में से टीचर निकल के इन्होंने अपनी अपनी कोचिंग डाली। स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही कोचिंग चलता था बंसल का, कोटा में। ठीक है, मतलब वन ऑफ मतलब अगर मान लो टॉप 20 रैंकर है तो 12-15 रैंकर वहीं से निकलते थे। ठीक है, तो वो जो कोचिंग था ना, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग माना जाता था, ऑफलाइन चलते थे सेंटर्स। तो वहां पे जो मेन ओनर थे वीके बंसल सर, उनका खुद का जो बेटा था वो आईआईटी क्लियर नहीं कर पाया था। अब सोचो ये, तो वही मैं समझा रहा हूँ, चाहे आपको कोई कितने अच्छा टीचर क्यों ना, उनका बेटा था समीर बंसल, वो आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया, जबकि पहले तो बहुत अटेम्प्ट भी होते थे, पहले तो 3-3, 4-4 अटेम्प्ट होते थे। अब वो खुद ही, जिनका इंस्टीट्यूट है, वो खुद सर पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने AIR 1, 2, 3, 4 मतलब टॉप 10 में 8 रैंकर वो निकाल रहे हैं। लेकिन वो चाहे तो अपने सब इंडिविजुअल उसको टीचर्स भी पढ़ा दे, उसको घर पे आके पढ़ा दे, कमरे में बैठ के पढ़ा दे, लेकिन अल्टीमेटली कौन मैटर करता है? बच्चा ही मैटर करता है ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो जिसके पास इतना सब होने के बाद भी 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद भी उनका नहीं हो पाया, तो यही होता है अल्टीमेटली। हमारा रोल मिनिमम है, हम क्या कर देंगे, आपको गाइडेंस दे देंगे, आपको तैयारी करवा देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन करना तो आपको ही है। अगर आप ही नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं सब चीजों का। ठीक है, तो 70% रोल आपका है, तो आपको अपने आप को संभालना होगा, खुद पे कंट्रोल रखना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है, जिसका भी करो। आपको मान लो कोई गलत आदत है, मोबाइल में आपका टाइम ज्यादा जा रहा है तो छोड़ दो, सोशल मीडिया में टाइम ज्यादा जा रहा है तो छोड़ो, डिलीट कर दो अकाउंट। मतलब मेरे जितने भी पुराने जो बच्चे जो आज सिलेक्ट हो, वो कोई सोशल मीडिया को नहीं चलाते थे, अभी फ्री हैं, अभी मस्त चला रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, मुझसे सीरीज मांगते कि सर अमेजन का अकाउंट दे दो।
सीरियसली लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने पिछले 6 महीने से कुछ भी नहीं देखा था, अब आराम से बेच के पिक्चर भी देख रहे हैं, सीरीज भी देख रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि अब मेंटली फ्री हो गए ना। वही काम अगर आप अभी करोगे तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, अल्टीमेटली बाद में कुछ मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? तो सर इस बार के एडवांस पेपर में मैथ्स में आपके हिसाब से एवरेज कितने होने चाहिए थे? क्या मैथ्स में? सर मैथ्स में आपके हिसाब से एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए थे इस बार के एडवांस में? एवरेज मार्क्स मतलब ये पेपर हुआ इसमें यस सर। 2023 वाला? हाँ सर। मतलब देखो इस बार को जो एडवांस का था उसमें अगर मैं डेटा अभी देखा नहीं मैंने, लेकिन फिर भी जो बच्चों के मार्क्स आए, एक तो कट ऑफ तो 8 मार्क्स का था, तो जिन बच्चों ने भी 16 मार्क्स से ऊपर लेके आ गए मतलब उनका अच्छा था वो। इस बार एक्चुअली इस बार है ना मैक्सिमम बच्चों ने फिजिक्स में मार्क्स बहुत लेके आए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर मेंस में भी इजी आया था, एडवांस में भी इजी आया था, बच्चे फिजिक्स में 45 में नंबर ऊपर लाए इस बार। ठीक है, तो जिन जिन का भी अभी जो बच्चे कट ऑफ क्लियर हुए ना, तो उनमें अगर मतलब लगभग जिन बच्चों ने भी 16 मार्क्स ऊपर लेके आए उनका परसेंटाइल काफी ऊपर गया था, क्योंकि पेपर का लेवल काफी टफ था। जैसे मैंने आपको बताया ना 7 क्वेश्चन भी सही करके आ गया था, 95% क्रॉस कर गया था। वहीं पे अगर वो फिजिक्स में 7 क्वेश्चन करता तो 60 पे रह जाता, क्योंकि फिजिक्स का पेपर इजी था। ये परसेंटाइल का मतलब यही होता है एक्चुअली, पेपर का लेवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इन सब पे चीजें फैक्टर डिपेंड करता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो वही है, पेपर किसी का भी टफ हो सकता है कि इस साल फिजिक्स टफ आ जाए, मैथ्स इजी आ जाए, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी तैयारी वहां पे मेंटली स्टेबल वहां पे आपको रखना है। आपको दिख जाएगा पेपर के टाइम, पता चल जाएगा इस बार केमिस्ट्री इजी ढंग से करके आना है, फिजिक्स मैथ्स टफ है तो मैथ्स को शांति से करूं, एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो ठीक है, काफी नेगेटिव ज्यादा नहीं करना है। ऐसा डरना नहीं कि मेरे 8 ही क्वेश्चन हुए, 9 ही क्वेश्चन हुए, क्या पता क्या होगा, और ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप नेगेटिव कर दोगे। इससे अच्छा 8 क्वेश्चन करो, 9 क्वेश्चन करो, लेकिन सही करके आओ। ठीक है, कम नेगेटिव करो। सर हाँ, जैसे ना हाँ। मैं ना मतलब कहीं और भी कोचिंग जाती हूँ, तो फिर सर जैसे ये वाला वीक था ना, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी मतलब तीनों सब्जेक्ट में, बट ना हाँ। मैं कहीं और कोचिंग जाती हूँ तो फिर संडे को वहां से वीकेंड की क्लासेस होती है, तो सर ट्रैवल करके आना पड़ता है ना, तो इतना थक जाती है कि टेस्ट के टाइम तो बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती, इसलिए मेरा टेस्ट ऐसा हो जाता है। वरना सर मेहनत तो मैंने इस बार बहुत की थी, मतलब पूरे भी क्वेश्चंस किए थे, पर हाँ, फिर हाँ, भी हुआ ही नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, आप अगर मान लो अलग जाते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ट्यूशन इस बार मत लगाना। ट्यूशन अगर लगाए रखी हो तो पैसे मतलब मत भरना अभी, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हुआ तो बच्चों ने बीच में छोड़ दी थी लगभग सबने। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो ट्यूशन भी जाओगे, यहाँ पे भी करोगे, स्कूल में करोगे, फिर तो आपके पास समय ही नहीं है। आप देख पा रहे हो, हमने जो भी टाइम यूटिलाइजेशन का देखा था, इसमें हमारे पास समय कहाँ बचेगा। अगर आप मान लो ट्यूशन भी जाओगे, अवंती क्लासेस भी करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है, तो आपको ट्यूशन तो छोड़ना पड़ेगा। आप बोर्ड्स का भरोसा रखो, ऐसा मतलब लगभग सब बोर्ड में नंबर आते ही हैं। क्योंकि अगर हम मान लो आप, जैसे आपको मैंने मान लो अभी कौन सा चैप्टर कवर हुआ आपका लास्ट, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, तो अगर आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मान लो मॉड्यूल सॉल्व कर ली तो आपसे क्या बोर्ड से क्वेश्चन नहीं होंगे? बताओ, हो जाएंगे सर। होंगे ना, आराम से होंगे, क्योंकि आपने अगर जेई लेवल की तैयारी कर रखी तो आपके लिए बोर्ड अपने आप होगा। तो इसलिए आपको कोई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्यूशन में आपको जो स्कूल में पढ़ा रहे वही ट्यूशन पे पढ़ाएंगे, वो आपको जेई की तैयारी तो नहीं कराएंगे। इसलिए अपना ट्यूशन में समय मत बर्बाद करो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी समय की कमी है। ट्यूशन नहीं है, ऐसे जो मतलब जेई के लेवल की कराते हैं, और मतलब मैंने वो खुद से नहीं लिया, स्कॉलरशिप में मिली थी मुझे, तो इसलिए हाँ, देखो, जाना पड़ता है। अब वो ये आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि जैसे मान लो केमिस्ट्री या फिर मैथ्स या फिजिक्स कोई भी हो, मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मेरा काम बन रहा है, और मैं तो वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है वहां पे अच्छा पढ़ा रहा है तो फिर वहीं पे करो, आपको लग रहा है यहाँ अच्छा पढ़ा रहा है तो यहीं पे करो। दोनों जगह करोगे तो नहीं हो पाएगा, समझ पा रहा है? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ाते, मतलब केमिस्ट्री है ना वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, और फिजिक्स तो मतलब ओके हो गया, और मैथ्स मुझे समझ नहीं आती वहाँ की, ऐसा है। और से यहाँ पे इसलिए मतलब केमिस्ट्री वहाँ की ज्यादा अच्छी आती है, इसलिए जाना पड़ता है बस। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई भी कोचिंग हो, हर चीज परफेक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगी, समझ में आ रहा है? मैं भी जब ऑफलाइन कोचिंग जाता तो मेरा केमिस्ट्री, भले कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना ही बड़ा क्यों ना था, वहां पे केमिस्ट्री वाले सर को मुझे नहीं आता समझ में। ठीक है, तो आपको हो सकता है 2 सब्जेक्ट अच्छे मिले तो तीसरा सब्जेक्ट आप अपने लेवल पे मेहनत करो, क्योंकि आपको देखो सिलेक्शन में ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप दिन भर ऑनलाइन वीडियो देखो, कितनी दिन भर कोचिंग जाओ, वो सब मैटर ही नहीं करता अगर आपसे ये नहीं कर पा रहे हो। अगर आप मॉड्यूल ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं चीजों को इस तरह से देखना होगा कि आपको
एक जगह जाओ, बस ये कहने का मतलब है। क्योंकि अगर मान लो वहां पे भी जाओगे, ट्रेवलिंग भी करोगे, ये भी करोगे, तो अल्टीमेटली टाइम भी वेस्ट होना है। अगर यहाँ पे केमिस्ट्री ठीक ठाक भी है ना, तो आप घर पे आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मुझे अच्छे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी पहले खुद से मेहनत करो और ऑनलाइन देख लो किसी का वीडियो उस चैप्टर का। ऑनलाइन में सीनियर फैकल्टी बहुत सारी अवेलेबल है। आपको लग रहा है कि यार ये चैप्टर मुझे नहीं आया, पहले तो खुद से ट्राई करो, क्योंकि वो चैप्टर स्कूल में भी पढ़ा जाएगा, वो चैप्टर यहाँ पे भी पढ़ा जाएगा, तो क्लास में ही डाउट क्लियर करो, उसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि अल्टीमेटली टॉपिक समझने से ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे तो फिर टॉपिक कितने अच्छा था मतलब नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं कोचिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये जनरल बता रहा हूँ कि आप ट्यूशन मतलब कोई एक जगह फॉलो करो। आप अगर 2-3 जगह जाओगे ना तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर मेरे को बच्चों की लिटरली फोन पे पेरेंट्स को कन्विंस कर करके मेरे को ट्यूशन छुड़वानी पड़ी, तब जाके उनका हो पाया। क्योंकि पेरेंट्स इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होते, उनको बोर्ड्स का डर रहता है, उनको जेई तो इतना नहीं रहता, उनको रहता है भाई 12वीं में नंबर अच्छा आने चाहिए, लेकिन उनको कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं आप भरोसा रखो, आ जाएंगे, डरो मत। है ना, आपके यहाँ भी होगा जैसे 12वीं सर मम्मी अभी भी कहती है। हाँ वही है, तो उनको आपको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, जैसे स्कूल चालू हो ना नंबर अच्छे लाना। ठीक है, उनको बोलना कि नहीं मेरे को ट्यूशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे पढ़ा रहे हो, मैं खुद से पढ़ लूंगा और आ जाएंगे नंबर। पता चला आप 2 घंटे ट्यूशन भी जा रहे हो, यहाँ की भी क्लास छोड़ो, फिर तो कहीं की नहीं रहे। इससे अच्छा फिर आप बोर्ड्स की तैयारी करो, छोड़ दो जेईई। ठीक है, अल्टीमेटली खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा आपको कि नहीं यार मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स अगर आपको लग रहा है फिजिक्स वीक है, फिजिक्स की 2 जगह अगर ट्यूशन भी जा रहे हो, यहाँ पे भी कर रहे हो, तो फिर आप अपने आप को कमजोर बनाओगे और कुछ नहीं। एक जगह जाओ, एक जगह ईमानदारी से करो। हो सकता है वहां पे कोई आपको सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब जगह सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी खुद के एंड पे। 30% ही मतलब यहाँ करो, 60% 70% आपको ही मेहनत करना है। हर जगह कोई भी चीज परफेक्ट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो बस यही है, ये सब चीजें बहुत जरूरी थी आपको बताना। आपको अब समय बचाना, देखो आपके पास यही है 9 घंटे स्कूल, 3 घंटे की क्लासेस, 7 घंटे, और 7 घंटे से कम स्लीप मत लेना, मतलब 6 घंटे, 6 से 7 घंटे लेना, 6 से कम मत लेना एटलीस्ट। ठीक है, ऐसा मत करना कि 4 घंटे सो रहे हो, बहुत यहाँ पे टाइम बढ़ा, कोई मतलब नहीं उस चीज का। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ। 6 से 7 घंटे स्लीप ना, 6 से कम कोई भी सोना। अच्छा अभी एक बार क्या हुआ था लास्ट ईयर, ऐसे में डिस्कशन चल रहा था, बच्चे एकदम क्लास में पूछे सर कितने घंटे सोना चाहिए, तो मैंने उनको बोला भाई कम से कम 6 घंटे सोना ही चाहिए। थोड़े दिन बाद पता चला वो बच्चा कैसे सोता था, दिन में 3 घंटे सोता था, रात को 3 घंटे सोता था। ऐसे मत करना। ठीक है, मतलब बच्चों को बोला 6 घंटे सोना है, तो दिन में 3 घंटे सो रहा है, रात को 3 घंटे सो रहा है। 6 घंटे की नींद कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब मान लो आप 11 बजे सो रहे, सुबह 5 बजे उठ जाओ। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, मतलब ताकि आपका जो भी रूटीन साइकिल हो, मतलब 6 घंटे कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बांट के सो के शाम को 1 घंटा, दिन में 1 घंटा, चलो 6 घंटे हो गए, नहीं, 6 घंटे आपको सोना ही है, उससे कम मत सोना। जितनी अच्छी नींद होगी ना उतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्विंग और आप बाकी जगह कंसंट्रेशन कर पाओगे। किसी की आदत है कि 10 घंटे से ज्यादा की? नहीं सर। ठीक, नो सर। नहीं। चलो ये अच्छी बात है बस। लेकिन आप ऐसा मत करना कि 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे नींद निकालो, ताकि फ्रेश माइंड के साथ पूरा दिन आपका निकले। ठीक है, क्लियर है? कोई कोई आपको बोलेगा कि नहीं 5 घंटे भी सोना सफिशिएंट है, मत करना। मतलब मुझ पे भरोसा हो तो मत करना। ठीक है, 6 घंटे नींद निकालो, सब टाइम बच कहीं और से निकालो, आपका अपने आप सब कुछ। क्योंकि आपको देखो, आपको वर्क देखो, 3 घंटे यहाँ पे दिमाग लगाना ऑनलाइन, 9 घंटे यहाँ पे सफर करना है। ठीक है, बाकी घंटे यहाँ पे करना। अगर नींद ही कम निकालोगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे टफ लेवल के? यस सर। ठीक है, तो नींद तो होनी चाहिए अच्छी, वो भी सर कंटिन्यू। सर जो मतलब जब अवंती के जो आए थे हमारे स्कूल में, तो सर उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम के बाद हमारे जुलाई से ऑफलाइन टेस्ट होंगे, तो सर वो कब से होंगे फिर? हाँ, हो सकता है ऑफलाइन टेस्ट करवाए तो करा देंगे जब भी होंगे। ठीक है सर ऑफलाइन में वो एनवायरनमेंट मिल जाता है ना फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लो सब कुछ प्लानिंग चल रही है तो जरूर बिल्कुल ट्राई। देखो हमारे एंड से सब कुछ हम ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये मॉडल ऐसा कुछ बना ताकि आपको बेटर से बेटर चीजें मिले। ठीक है, स्पॉन्सरशिप भी हम कराते हैं आगे जाके, और काउंसलिंग भी कराते हैं। फिर मतलब लास्ट तक कनेक्ट रहता है। आप कॉलेज में भी रहोगे ना, हमारा आईआईटी के एल्यूमिनाई आपसे कनेक्टेड रहेंगे, जो ऑलरेडी आईआईटी से पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, जो भी है उन सब आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे कॉलेज में भी कि क्या ब्रांच करना चाहिए, क्या कोर्सेज आपको करना चाहिए, लेटेस्ट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ पे जॉब ज्यादा है, तो हर चीज आपको गाइड करेंगे आगे तक। ठीक है, यस सर। अच्छा एक चीज और, बस एक लास्ट पॉइंट और मुझे जो बोलना था, आज सब कुछ कवर कर देते, एक और खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि खान पीन भी आपकी तैयारी में बहुत बड़ा फैक्टर फॉलो करती है। जंक फूड मत खाना, और लेट नाइट नहीं खाओगे तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये मैंने देखो, ये
पिछले 8 साल में पहले ऑफलाइन पढ़ाता था मैं, तो वहां पे बच्चे तो क्या साथ ही रहते थे, तो शाम शाम को भी उनको पढ़ा रहा हूँ, मतलब दिन भर वो मेरे साथ ही रहते थे। तो वहां पे हमने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट भी करके देखा। अगर आप अपना खाना मतलब ट्राई करना, देखो ये हर घर में पॉसिबल नहीं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन धीरे 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 आदत बन जाएगी। 7 बजे पहले अगर आप अपना खाना डिनर निपटा लोगे तो आप बहुत फ्रेश रहोगे। ज्यादा लेट नाइट मत खाना। पता चल रहा है 9 बजे, कोई की आदत होती है, किसी किसी घर में आदत होती है 9 बजे 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं, तो उससे पूरा डाइजेशन भी बिगड़ जाता है, मेंटली मतलब आलस भी बहुत आता है। ठीक है, एक तो आपको खाने पीने पे ध्यान देना है। मजबूरी हो तो देखो अगर ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, खाने पीने पे ध्यान देना है। खाने पीने पे ध्यान कैसे देना है कि जंक फूड नहीं खाना, प्रोटीन डाइट लो अच्छी। ठीक है, दाल रोटी हो गई, चावल हो गया ये। ठीक है, फ्रूट्स लो। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खाओ सुबह सुबह उठ के। ठीक है, ये सब चीजें भी करोगे ना, ये आपको अपनी तैयारी में हेल्प करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मेंस लेवल के करोगे, एडवांस लेवल के करोगे, जितना अच्छा आपका बॉडी आपको सपोर्ट करेगी ना, उतना ज्यादा बॉडी अगर अच्छी हुई तो माइंड अपने आप अच्छा वर्क करेगा। और बॉडी को अच्छा रखने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर फूड खाना, दिन भर में अगर टाइम मिले तो मॉर्निंग में आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेना, 15 मिनट एटलीस्ट एक्सरसाइज कर लो, 15 से 20 मिनट। ये भी आपका माइंड फ्रेश कर देगी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लो थोड़ा सा मॉर्निंग में उठ के। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे आपको हेल्प कर रही है। अच्छे से अच्छे लेवल के आप क्वेश्चन क्रैक करते जाओगे, आपको लगा यार मैं इतना शार्प कैसे होता जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि खाना पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो, आपके घर के लिए पॉसिबल हो, क्लासेस जैसे क्लासेस आपकी कब तक चलती है लगभग डेली? सर 9:30 बजे तक 11 almost। 9:30 से मान लो 11 तक भी चलती। तो आप कोशिश, अगर आपके घर में पॉसिबल हो जाए, अगर आपकी डाइट सुधर जाए, तो सुबह का खाना आप स्कूल में लेते होंगे 12 बजे, है ना? यस यस सर। ठीक है, तो शाम को आके घर पे 6 से 6:30, 6:30 अपना बैच चलता, तो 6 बजे अगर आप ले लो, पेट भर के खा लो तो अच्छी बात है। रात को दूध पी के सो जाओ। ठीक है, इससे हमारा मालूम तो शाम का स्कूल है तो आप कितनी बजे आते हो? सर, हम 6 7 बजे बजे ही तक आएंगे। ठीक है, क्लासेस तो 6:30 चलती है, आप अटेंड कर पाते हो फिर कि नहीं? सर अब सर अटेंड को बोला करने था, की सर ने बोला सर देखना टाइमिंग ही चेंज पड़ेगा, है। करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब बस यही है, मतलब प्लानिंग करो अपने हिसाब से, जैसा भी है। बीच में जैसे ब्रेक हो तब खा लो, बस ज्यादा 9 बजे बाद ज्यादा लेट मत खाओ, बस यही कहने का मतलब। ठीक है, क्योंकि ये करवाया रखा है मैंने, मतलब आप जितना ज्यादा इसको फॉलो करोगे ना, मतलब चीजें बहुत आपको मैटर करेगी। रिसेंटली अगर आपने एक विराट कोहली का इंटरव्यू सुना था, किसी ने कुछ टाइम पहले आया था, वो भी एक्चुअली ये उसने भी बताया था कि वो शाम को 6:30 बजे 6 बजे खाना खा लेता है। पता है आपको? नहीं सर। नो सर। हाँ, मतलब आपको मैं वो वीडियो भी लिंक भी भेजूंगा, उसमें उसने बोल भी रखा है कि उसको जब पूछा कि क्या है आपका, तो फूड का बारे में जब पूछा कि तो आप कैसे क्या डाइट ले, तो बहुत बहुत वो पता है ना आपको कितना सीरियस है। वो फालतू खाना खाता ही नहीं, अपने फिटनेस पे बहुत काम करता है ना? यस सर। देखा है Yes, कैसे sir. दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, मतलब फिट है। मतलब अगर पूरी इंडियन टीम में देखो सबसे ज्यादा फिट है रोहित शर्मा का, तो पेट दिख जाता है, लेकिन वो इतना फिट है कि कितने रन बना लो थकता भी नहीं, चेहरे पे दिखता भी नहीं कि मैं थक रहा हूँ। बल्कि वो लोग तो कितना हार्ड वर्क करते हैं, हमसे भी ज्यादा वर्क करते हैं, हाँ है ना? तो यस वो सब सर। यही है, उनका एक्सरसाइज, उनका डाइट, उनका खाने का रूटीन। और मतलब वो कि पूरी उसमें वो कुछ भी ऐसा नहीं करते, मतलब उनको कभी कोई शौक होता होगा भाई ये खा लू वो खा लू, जंक फूड खा लू, ठीक है कभी खा ले, लेकिन वो मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को। एक्सरसाइज करना मतलब करना, प्रोटीन डाइट लेना मतलब लेना, तो 6:30 बजे तक अपना खाना निपटा लेता है वो। ठीक है, ताकि रात को फ्रेश रहता है, बढ़िया पढ़ाई चलती है, मतलब जो सॉरी पढ़ाई तो नहीं, मतलब उसका जो भी काम चलता है, आप भी अगर टाइम पे खाना खा लोगे ना, आपका नाइट की स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको आलस नहीं आएगा। ठीक है, शाम को खाना खा लो, रात को दूध पी लो। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो बहुत मैटर करेगी बच्चों, और इसका रिजल्ट आपको एकदम पता नहीं चलेगा। 2-3 महीने बाद आपको अपना फीलिंग होगा, नहीं यार ये सही में बहुत चीजें हेल्प कर रही है। ठीक है, तो इस सबकी प्लानिंग प्रॉपरली करो अपने एंड पे। अभी भी समय है, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, घबराओ। ठीक है, क्लियर है सबको? यस यस ठीक सर। है, चलो। आज ये कल 11th में भी मैंने उनको यही समझाया था, और आज आपको 12th में भी यही समझा रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करना है अपन को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक तो मॉड्यूल डिस्कशन का रखेंगे, और कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है सबको? ओके ठीक सर, है सर। यस ओके, सर। चलो आज पूरा थैंक यू सर, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट थैंक यू सर, सर। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। बाय सर। बाय बाय। जी सर।